गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 19 मई का एग्जामिनेशन है आप लोगों का और आपके पास ओनली 3 मंथ्स हैं और इन 3 मंथ्स में आपको कंप्लीटली एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी भी करनी है। बच्चों, आपके सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट में व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो व्याकरण में जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, छंद, अलंकार, रस, समास आदि के बारे में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो मैं आपको उन व्याकरण के उन सीरीज में पहला टॉपिक समास को पढ़ाने जा रही हूँ, समास के बारे में बताने जा रही हूँ और समास की परिभाषा, अर्थ और उसके कितने प्रकार के हैं और जितने प्रकार के हैं उनके सारे परिभाषा उदाहरण के साथ मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको समझा सकूं और आपको थोड़ा नए ट्रिक के साथ सरल और संक्षिप्त भाषा में बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। समास। समास किसे कहते हैं? समास का सरल और संक्षिप्त रूप जो होता है, छोटा रूप होता है, उसे समास कहते हैं। जैसे कि देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण यानी छोटा रूप। हिंदी व्याकरण में समास का अर्थ होता है छोटा रूप। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं, छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तो उसमें से एक नया और छोटा शब्द बनता है। उस शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्द बनते हैं और उन शब्दों में से एक नया शब्द की उत्पत्ति होती है, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण हम आपको उदाहरण देके बता रहे हैं। जैसे रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, रसोई शब्द है, के लिए शब्द, घर शब्द है। इन रसोई के लिए शब्द जब कई शब्द आपस में मिलते हैं तो एक नया शब्द क्या बना? रसोई घर। ये रसोई घर ही क्या हुआ? समास हुआ। ठीक है। दूसरा, हाथ के लिए कड़ी यानी हथकड़ी। हाथ के लिए कड़ी, ये शब्द आपस में मिले, फिर एक नया शब्द की उत्पत्ति क्या हुई है? हथकड़ी। इसका शॉर्ट रूप, शॉर्ट शब्द हथकड़ी। ये हथकड़ी क्या हुआ? समास हुआ। नील और कमल यानी नील कमल। नील कमल को हम अलग करेंगे, नील और कमल। नील और कमल का शाब्दिक संक्षिप्त छोटा शब्द क्या है? नील कमल। राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। राजा का पुत्र 2 शब्द से बना हुआ है। अब इन 2 शब्दों में एक नया शब्द क्या आ गया? राजपुत्र। ये नया शब्द जो आया है, हम उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। आपको पद के बारे में बता दूं, समास में पद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पद किसे कहते हैं? समास में पद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। समास में समास के 2 पद होते हैं। पहले पद का क्या नाम है? पूर्व पद। पहले पद का क्या नाम है? पूर्व पद। दूसरे का उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों पदों से एक नया पद निकलता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, कर्मधारय समास। चौथा, द्विगु समास। 5वां, द्वंद्व समास। 6ठा, बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास के ये 6 प्रकार हुए। ठीक है। अब हम आपको पहले अव्ययी भाव समास के बारे में बताने जा रहे हैं। अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस पद में, जिस समास का पहला पद मुख्य प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है और पहला पद छोटा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला पद उपसर्ग होता है। अब हम आपको बताएंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग के बारे में आपको विस्तृत जानकारी बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द है, सार्थक शब्द है, दिन। दिन एक शब्द है और सार्थक शब्द है। हम इसके आगे एक पद लगाते हैं, एक वर्ण लगाते हैं, एक छोटा सा शब्द भी लगा सकते हैं। दोनों को मिला देंगे तो एक नया शब्द आ जाएगा। ठीक है, वो नया शब्द सार्थक शब्द होना चाहिए। तो जो छोटा सा शब्द हमने जोड़ दिया उसमें, जैसे प्रतिदिन हुआ, दिन, दिन एक सार्थक शब्द है, उसके आगे हमने एक सार्थक शब्द ही जोड़ा है, प्रति। प्रति हमने जोड़ दिया, क्या हो गया? प्रतिदिन। दिन से ही संबंधित है प्रतिदिन। तो ये प्रति हमने जो जोड़ दिया वो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, समझ में आया? और उपसर्ग की हमने उदाहरण देकर के भी बताया है। दूसरा उदाहरण है आजन्म, और सरलतम तरीके से। आ बहुत संक्षिप्त और बहुत छोटा सा पद है। आ उपसर्ग भी है। हम जन्म के आगे आ लगा लेते हैं, आ और जन्म को जोड़ देते हैं तो हमारा एक नया शब्द तैयार होता है, आजन्म। तो आ जो हमारा क्या है? उपसर्ग हुआ। समझ में आया? हाँ। और अव्ययी भाव समास में एक शब्द कई बार आते हैं तो भी अव्ययी भाव समास है। एक ही शब्द कई बार आते हैं वो भी अव्ययी भाव समास है। जैसे एग्जामिनेशन में आ सकता है, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ, दोनों का क्या अर्थ है? एक ही अर्थ है। दोनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन कितनी बार आया है? ये 2 बार आया है। वही शब्द 2 बार आया है। तो वही शब्द 2 बार आए या कई बार आए, वो भी अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे हाथों हाथ, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन एक ही शब्द है तो ये 2 बार आया है, तो ये भी अव्ययी भाव समास है। तो एक शब्द कई बार आते हैं उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक शब्द कई बार आते हैं उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं समास के नंबर 2, समास के नंबर 2 पे। ठीक है, दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा पद प्रधान होता है, ध्यान दीजिएगा, और कारक चिन्ह लुप्त होते हैं। 2 पदों के बीच में जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह किसे कहते हैं? कारक चिन्ह के बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे, बट थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे संस्कृत में आपने पढ़ा है बालक का रूप, और बालक, बालका, बालका, तो इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ने, को, से, के लिए, से, का, में, और। अर्थात कर्ता, कर्ता में क्या है? कर्ता ने, करण को, इस तरह से कारक के कुछ चिन्ह होते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह के बगैर संस्कृत में अनुवाद आप नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे बाद में बताएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि तत्पुरुष समास में 2 पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं, क्या कारक चिन्ह होते हैं? के, ने, के लिए, से, पे, पर आदि। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये लुप्त होते हैं, गायब होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक,
दूसरा पद छोटा होता है, प्रधान भी होता है और छोटा भी होता है। उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे राजकुमार, राजकुमार को हम विग्रह कर देते हैं। राजकुमार का अर्थ हुआ राजा का कुमार, ठीक है। राजा का जो हमारा कारक चिन्ह है ये लुप्त है, इसमें दिख नहीं रहा है। ये राजा का कुमार, ये जो का आ गया है, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये का जो है कारक चिन्ह है, ये कारक चिन्ह जो है ये इसमें गायब है, इसमें नहीं है। तो इस तरीके से जो उदाहरण के लिए आपके शब्द आएंगे, उस शब्द में आपका कारक चिन्ह लुप्त रहेगा, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में ना तो दोनों के बीच में दो पद हैं, राज और पुत्र, ठीक है। ये प्रथम पुत्र पद है और ये पूर्व है और ये उत्तर है। इन पदों के बीच में जो कारक चिन्ह है वो लुप्त है, गायब है। इसका अर्थ क्या हुआ? राजा का पुत्र। इसका क्या अर्थ हुआ? राजा का पुत्र। तो वो जो का है, कारक चिन्ह है, वो लुप्त है, इसलिए कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। चिन्हों का बहुत सीधा और साधारण सा है, ठीक, कि आप जो है बीच में दो पदों के बीच में कारक चिन्ह जब लुप्त रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद छोटा भी होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास में जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद में विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय का संबंध होता है। विशेषण विशेष क्या है? उपमान उपमेय क्या है? उसका संबंध आपस में दोनों का संबंध है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। हम आपको सरल तरीके से समझाने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। पहला क्या है? जैसे जिस पद में, जैसे पहला पद में विशेषण दूसरे पद की तुलना किया जाए, पहले पद की विशेषण और दूसरे पद की तुलना किया जाए। तीसरा ट्रिक ये है कि जिस वाक्य में है जो आता है, के समान आता है, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, के समान आया ना। जैसे कमल, लाल कमल, नील कमल, नीला कमल, नीला है कमल। कमल की विशेषता क्या हो गया? कमल कैसा है? नीला है। सीता का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो के समान आता है जो आता है, तो समझ जाइएगा वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जैसे हम आपको उदाहरण देके बताते हैं, जैसे चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, के समान बीच में आया है ना, के समान बीच में आया है, देखिए के समान। तो कमल के समान चरण, ये दो पद हैं, पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। ये पूर्व है, ये उत्तर है। हमने आपको बताया कि उत्तर पद प्रधान होता है, ये कमल ही प्रधान है, मुख्य है, कमल की ही तो विशेषता बताया जा रहा है। तो ये कमल जो है कौन सा है? प्रधान है। और पूर्व पद में विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय का संबंध हो। ध्यान दीजिए, पूर्व पद क्या है? चरण, यानी चरण किसके समान है? कमल के समान है। चरण की विशेषता किससे किया गया है? विशेषता क्या बतला रहा है? कमल के समान है। तो ये कौन सा के समान आया है? हमने आपको ट्रिक में बताया के समान आया है, तो ये कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ, ठीक है। दूसरा है महापुरुष। महापुरुष को हम विग्रह करते हैं, महापुरुष को अलग करते हैं। महापुरुष महान है जो पुरुष, जो पुरुष महान होता है उसी को महापुरुष कहते हैं, ठीक है। महान है जो पुरुष, है जो आया है, ये कौन सी समास में आएगा? कर्मधारय समास में आएगा, ठीक है।
हम अब आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण और आपको हम बता रहे हैं कि जैसे आपका है मृगनयन। मृगनयन, मृग पूर्व पद है, नयन क्या पद है? उत्तर पद है। ठीक है, तो मृग का नयन या मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, यानी सीता की आंखें मृगनयनी, सीता मृगनयनी। रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी खग मृग से पूछते हैं कि तुम देखी हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। सीता मृगनयनी, मृगनयनी का मतलब मृग के समान नेत्र। ये के समान जो बीच में आया है, ये कौन से समास में आएगा? कर्मधारय समास में आएगा। जैसे लाल मणि, लाल मणि, मणि कैसा है? लाल। मणि है जो लाल, मणि है जो क्या है? हमने आपको ट्रिक बताया, है जो। द्विगु समास किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, पहले जो अक्षर है द्वि, द्वि का अर्थ है दो, तो यहां संख्या से ही शुरू हुआ है। इसका तात्पर्य यह है द्विगु समास में संख्या का प्रयोग होना। जैसे जिस समास का पहला शब्द संख्यावाचक होता है, जैसे हमने आपको बताया द्वि का अर्थ है दो, तो द्विगु समास में जो पहला अक्षर है वो संख्या से ही है, संख्या से ही उसका अर्थ संख्या में ही बदलता है। तो जैसे पहला शब्द संख्या वाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे चौराहा। ठीक है, जैसे चौराहा, चौराहा का अर्थ क्या होता है? चार राहों वाला। यहां संख्या आया कि नहीं? चौ का अर्थ है चार, राहा का अर्थ है राह, तो चौराहा का पूरा अर्थ क्या हो गया? चार राहों वाला। ठीक, दूसरा है त्रिकोण। त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। कोण का अर्थ है कोण, त्रिकोण यानी तीन कोणों वाला। इसे समझने का द्विगु समास का, द्विगु समास द्वि आ गया पहले, पहला अक्षर संख्या है, संख्यावाचक है। अब समझ जाइएगा, इसमें जितने भी उदाहरण दिएंगे इसकी परिभाषा भी है कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। त्रिकोण, चौराहा उदाहरण दिया। जैसे तिरंगा, तिरंगा का अर्थ क्या है? तीन रंगों वाला। तिरंगे में तीन रंग हैं, तो तीन रंगों वाला तिरंगा, तीन संख्यावाचक हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा एवं लगता है, और अथवा एवं लगता है। जैसे पाप पुण्य, इसको ये अलग हम करेंगे तो क्या होगा? पाप और पुण्य। सुख दुख, इसको अलग करेंगे क्या होगा? सुख और दुख। माता पिता को हम अलग करेंगे, शब्दों को अलग करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता। यानी बीच में हमारे पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और आता है, अथवा आता है, एवं आता है, तो कौन से समास में वो आएगा? द्वंद्व समास में आएगा। ठीक है, हमारा ट्रिक भी यही है, हमारा ट्रिक भी यही है कि अगर दो पद हैं, दोनों पद को हम अलग करेंगे और उस अलग में और एवं और अथवा आता है, वो हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे उदाहरण हमने आपको बता ही दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बताती हूँ। देखिए, हमने ये बताया तो कि बीच में दो पदों के बीच में और अथवा एवं आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा
पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे से अपोजिट हो, अपोजिट विपरीत शब्द हो। जैसे पाप पुण्य है, पुण्य के पाप का अपोजिट क्या हुआ? पुण्य हुआ। सुख का दुख हुआ। ठीक है, हम एक दूसरे पद से अपोजिट हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए है। अगर उदाहरण में आ गया, एक दूसरे के विपरीत शब्द आ गया, अपोजिट वर्ड आ गया, और वो समझ जाइए कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छठा समास बहुब्रीहि समास है। इसका परिभाषा क्या है, कैसे समझोगे? बहुब्रीहि समास है, इस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिल करके एक नए पद की तरफ संकेत करते हैं, दोनों पद मिलके एक नए पद की तरफ संकेत करते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए मैं बता रही हूं, चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी चतुर्भुज का अर्थ क्या हुआ? चार है भुजा। पहला पद है चतुर्भुज, चतुर का अर्थ है चार, भुज का अर्थ है भुजा, तो ये दोनों का अर्थ हुआ चार भुजाओं वाला। तो ये दोनों का अर्थ में एक नया अर्थ निकलता है। चतुर्भुज कौन है? विष्णु जी। चार भुजाओं वाले कौन है? विष्णु जी। तो दोनों पद प्रधान नहीं है, और दोनों पद मिल करके एक नए पद की तरफ संकेत करते हैं, एक नया पद की उत्पत्ति होती है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास, और समझने का एकदम सरल तरीका है, सरल ट्रिक ये है कि विग्रह करने पर शब्दों का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का विग्रह करने पर एक नए पद का संकेत होता है, एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है? अलग करने पर तीसरा पद निकलना, मेरा यही ट्रिक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज का अर्थ है चार है भुजा, अर्थात विष्णु जी। ठीक है, लंबोदर, लंबोदर गणेश जी का नाम है, तो लंबोदर का अर्थ क्या हुआ? लंबा उदर, अर्थात लंबा पेट किसका है? गणेश जी का। और जैसे दशानन, दशानन रावण, रावण के कितने सिर थे? 10, तो दशानन अर्थात 10 सिरों वाला कौन? रावण। ठीक है, इसी तरीके से आपके बहुब्रीहि समास में उदाहरण के लिए क्वेश्चंस आएंगे, तो जो दोनों पद प्रधान नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और हमारा ट्रिक मैंने क्या बताया, दोनों को आप अलग कर दीजिए, एक नया पद निकलेगा, एक नया शब्द निकलेगा, एक जिसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है और उसी से ही रिलेटेड है, वो हमारा बहुब्रीहि समास है। प्रश्न में का देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आएंगे आपको, तो उसमें कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा, बहुब्रीहि समास भी होगा। अगर तीनों एक ही सेंटेंस में आते हैं तो आप हमेशा बहुब्रीहि समास पे ही टिक लगाइएगा। ठीक है, द्विगु समास पे और कर्मधारय समास पे मत लगाइएगा। तो बच्चों, हमने आपको समास किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, और जितने प्रकार के होते हैं उनकी परिभाषा उदाहरण के साथ और अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। बच्चों, आप हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट दे करके हमें बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसे लगा, और जहाँ ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जा करके आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।